तो चलिए जी, आज के इस वीडियो में नए इनकम टैक्स लॉ के बारे में कुछ बातें जानते हैं। सबसे पहली चीज, हमारा इनकम टैक्स का जो लॉ है वो 1961 का बना हुआ है और इस लॉ को बदलने की कोशिश प्री 2010 भी की गई थी, जब एक नया डायरेक्ट टैक्सेस कोड प्रपोज किया गया था। काफी सारी उस पर डेवलपमेंट्स भी हुई थी, लेकिन कभी भी वो फाइनलिटी अचीव नहीं कर पाया। अब नए लॉ की तरफ सबसे बड़ा कदम उठाया गया था लास्ट ईयर के बजट में, जुलाई 2024 के बजट में, जब हमारी ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने कहा था कि इनकम टैक्स के लॉ का एक कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू होने वाला है, जिससे वो उसके नंबर ऑफ सेक्शंस को, अंदर वर्डिंग्स को सिंप्लीफाई करेंगे, कंटेंट को कम करेंगे। और इसके रिस्पेक्ट में एक बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट उन्होंने बजट 2025 में करी, जब उन्होंने कहा जी नया लॉ जो है वो तैयार है और वो पार्लियामेंट में जल्दी ही पेश होने वाला है। एंड फाइनली ऑन 13th Feb 2025 द न्यू लॉ वाज टेबल्ड इन द पार्लियामेंट। नाउ व्हाट इज द स्टेटस ऑफ दैट बिल? भाई पार्लियामेंट में भी बिल प्रपोज्ड हुए, पार्लियामेंट से वाला बिल जो है वो पास होगा, उसी के बाद एक्ट बनेगा। सो राइट नाउ तो बजट सेशन इज ऑनगोइंग एंड इट इज एक्सपेक्टेड कि जो अपकमिंग मॉनसून सेशन आएगा उसके अंदर मोस्ट लाइकली ये बिल जो है वो पास हो जाना चाहिए। और अगर ये मॉनसून सेशन में पास हो जाता है तो जी 1 अप्रैल से ये बिल रियलिटी भी बन जाएगा। मतलब फाइनेंशियल ईयर 26-27 से ये वाला जो बिल है वो लागू भी हो जाएगा। तो ज्यादा टाइम बचा नहीं है इस बिल के लागू होने में, जितनी उम्मीद है। कुछ बातें जो बिल की सोशल मीडिया पे या जनरली इंडस्ट्री एंड ट्रेड में सर्कुलेट कर रही हैं, वो शायद आप सब लोगों तक भी पहुंच चुकी हैं कि हमारा जो एग्जिस्टिंग में कॉन्सेप्ट होता है प्रीवियस ईयर का एंड असेसमेंट ईयर का, दैट कॉन्सेप्ट हैज बीन डन अवे विद। एक टैक्स ईयर नाम का कॉन्सेप्ट आया है। ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं, व्हेनेवर अ पर्सन स्टडीज इनकम टैक्स एक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम, absorbing and understanding the concepts of previous year and assessment year is very confusing। मतलब एक बार तो यार बंदे को टाइम लगता है एब्जॉर्ब करने में कि जनरल लैंग्वेज में प्रीवियस ईयर मतलब पिछला साल होता है, बट इनकम टैक्स में प्रीवियस ईयर मतलब करंट ईयर होता है। इट टेक्स टाइम फॉर द पर्सन टू एब्जॉर्ब ऑल दीज थिंग्स। अपार्ट फ्रॉम दैट, वी आर हियरिंग कि बहुत सारी चीजें जो है जिनके लिए मल्टीपल अलग अलग सेक्शंस होते थे, जैसे सैलरी के एग्जिबिशंस, वो सब टेबुलर फॉर्म में आई हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, टीडीएस एंड टीसीएस के प्रोविजंस भी काफी हद तक टेबुलर फॉर्म में आए हैं। नंबर ऑफ सेक्शंस को हटा के एक सिंगल सेक्शन बना के उसमें टेबुलर फॉर्म में मल्टीपल पॉइंट्स के थ्रू चीजों को एक्सप्लेन किया गया है। These are the but obvious changes which are there in public domain. But let us talk about something different. Let us talk about things which should have been there but are not there. मतलब ओवर द पास्ट 6-7 months इस नए इनकम टैक्स लॉ के बारे में बहुत चीजें बोली गई थी और कुछ जगहों तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने इनफॉर्मली बोली थी। वी वर एक्सपेक्टिंग some key changes on those points, but they are not addressed under the law. स्टार्टिंग विथ रेजिडेंशियल स्टेटस, हमारे पास जो भी रेजिडेंशियल स्टेटस का टॉपिक होता है ना, इसमें कुल मिला के मेरे पास 3 रेजिडेंशियल स्टेटस होते हैं, आरओआर, एनओआर एंड एनआर। रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट, एंड इसके बाद मेरे पास होता है नॉन रेजिडेंट। रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, एंड नॉन रेजिडेंट। And whenever we have to check this NOR concept, na, we need to check the stay of the past 7 years and past 10 years. And to be really honest, maintaining the records कि पिछले 7 साल का मेरा stay कितना है, पिछले 10 साल का stay कितना है, यार it's very difficult. And moreover, when we compare the status of NOR with NR, तो हमें लगता है यार खाली 2 ही चीजों का तो फर्क आता है। नॉन रेजिडेंट के केस के अंदर सारी की सारी बाहर की इनकम टैक्स नहीं होती है, बट इन केस ऑफ एनओआर हम स्टिल उसके 2 इनकम बाहर की इंडिया में टैक्स कर देते हैं। तो यार वो सिर्फ वो 2 ही इनकम की वजह से अननेसेसरी अलग से कैटेगरी चलाएं और हमारे लॉ को कॉम्प्लेक्स करें। सो इट वाज एक्सपेक्टेड दैट दिस कॉम्प्लेक्सिटी शुड हैव इट वाज एक्सपेक्टेड दैट इट वुड बी डन अवे विद। हमारे पास शायद ये एक्सपेक्टेड था कि सिर्फ 2 ही रेजिडेंशियल स्टेटस रहेंगे, एक रेजिडेंट और एक नॉन रेजिडेंट। रेजिडेंट की सारी इनकम्स को टैक्स कर देंगे, नॉन रेजिडेंट की फॉरेन इनकम्स को टैक्स नहीं करेंगे। दिस वाज एक्सपेक्टेड एंड यस इट वुड हैव बीन सिंपलर, बट टू बी रियली ऑनेस्ट इट्स नॉट देयर, इट्स नॉट इनकॉर्पोरेटेड इन द लॉ। सेम ओल्ड स्टोरी, इट जस्ट हैज बीन कुक्ड सेपरेटली एंड उसी को आगे कंटिन्यू किया हुआ है। आरओआर, एनओआर, एनआर तीनों चीजें चलाई हैं इन्होंने। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर वर थिंग्स एक्सपेक्टेड विद रिस्पेक्ट टू न्यू रिजीम आल्सो। वी ऑल नो कि इनकम टैक्स के अंदर हमारे पास एक नई रिजीम थी जो 2023 से उसको और पुश किया जा रहा है। 2023 के बजट में भी उसी को पुश करके कहा गया उसकी उस रिजीम के हिसाब से 7 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं है। इसके अलावा बजट 2025 में उसी रिजीम को पुश करके कहा गया कि 12 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं है।
If I go by as per CBDT chairman's words, he says that for financial year 23-24, almost 70 to 75% of the people have filed their return under the new regime. एंड वो कह रहे हैं जी अब जो हम ये 12 लाख की इनकम पे कोई भी टैक्स नहीं लेके आए, वी आर एक्सपेक्टिंग दिस नंबर टू बी इन द कैटेगरी ऑफ 90 to 95% कि 90 to 95% पीपल विल फाइल देयर रिटर्न अंडर द न्यू टैक्स regime. जी अब जब आप मेजॉरिटी मतलब मेजॉरिटी क्या सुपर डुपर मेजॉरिटी पॉपुलेशन को नई रिजीम में ही टैक्स पे करवाना चाहते हो तो नई रिजीम ही कर दीजिए ना. Why these two separate options? It was expected and they were all मतलब throughout the industry it was happening कि old regime जो है वो शायद डिसकंटिन्यू ही हो जाएगी, इसका सनसेट क्लॉज ही आ जाएगा, नई इनकम टैक्स लॉ के साथ नई regime ही चलाई जाएगी. When maximum people are filing their returns under the new tax regime, तो ये सेक्शन 80C में लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम और 80D का मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम और 80E की सीरीज में मल्टीपल इंटरेस्ट, all these things are will become outdated for sure. तो जो चीज लॉन्ग टर्म में आउटडेटेड होनी ही होनी है तो आप उसको ऑल टुगेदर क्लॉज से रिमूव क्यों नहीं करते हैं? बट नहीं जी, अभी भी हमारे पास जो नया इनकम टैक्स का लॉ है इट कंटेन्स बोथ द रिजीम्स. इसमें डिडक्शंस के सारे सेक्शंस हैं और इसमें ओल्ड और न्यू रिजीम दोनों ही कंटिन्यू की गई है. अपार्ट फ्रॉम दैट जैसे टीडीएस टीसीएस के प्रोविजंस में भी इट वाज एक्सपेक्टेड कि नंबर ऑफ पेमेंट्स को शायद रैशनलाइज करके सेक्शंस को लिमिटेड किया जाएगा. बट वहां पे भी हमारे पास वही है, एक टेबल बनाई गई है, उसके अंदर मल्टीपल अलग अलग पॉइंटर्स बना के लॉ तो अल्टीमेटली उतना ही बड़ा किया गया है. What has been actually achieved? What has been actually achieved is the reduction of sections, बहुत सारे सेक्शन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ द नंबर्स. हमारे पास सेक्शंस की जो सीरीज पहले हुआ करती थी उसी के अंदर नए नए सेक्शंस इंसर्ट करने के लिए वो मल्टीपल अल्फाबेटिकल हमारे सेक्शंस ऐड होते रहते थे. जैसे अगर मानो एक हमारे पास है सेक्शन 50 तो उसी में 50C आएगा, फिर 50C आएगा, फिर 50B आएगा, फिर 50D आएगा. या फिर मानो अगर मेरे पास एग्जामिशन है 54 की तो उसी में 54B आएगा, 54D आएगा, 54EC, 54F. वो जो क्रोनोलॉजी चल रही थी या जो उसकी नंबरिंग चल रही थी वो बहुत कंफ्यूजिंग हो रही थी. तो यस, उस नंबरिंग को एकदम प्लेन एंड सिंपल कर दिया गया है. बट बहुत सारी चीजें जो थी जहां पे हमें लगता था कि लॉ को मॉडिफाई किया जा सकता था और सिंप्लीफाई किया जा सकता था, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज बट इन टर्म्स ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द लॉ, दोस थिंग्स हैवंट बीन एड्रेस्ड. हैविंग सेड सो, जी अगर आप एक टैक्स के प्रोफेशनल है, टैक्स के एरिया में काम करते हैं या टैक्स के स्टूडेंट है और फ्यूचर में टैक्स के एरियाज में काम करने की एस्पिरेशंस रखते हैं, it is important for each and every one of us to update our knowledge as quickly as possible. जो हमें ये लग रहा है इनकम टैक्स लॉ बिल फ्यूचर में आके लगेगा वो बहुत सून लगने ही वाला है. द फ्यूचर विल बिकम प्रेजेंट वेरी सून एंड अ टैक्स प्रोफेशनल इज ऑलवेज आइडेंटिफाइड बाय हिज ग्रिप ओवर द सेक्शन नंबर्स एंड द कंटेंट देयरइन. चाहे मैं हूं चाहे आप हैं, हम सब लोगों ने ओवर द इयर्स इनकम टैक्स का लॉ पढ़ा, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे उसे अप्लाई किया तो हमारे उनके सेक्शन नंबर पे और उसके कंटेंट पे बहुत तगड़ा ग्रिप है. आज कोई भी हमसे इनकम टैक्स के किसी भी सेक्शन नंबर के बारे में बात कर ले, सेक्शन का रेफरेंस देते ही हम नए सारी बात उनको बता सकते हैं. अब सारे के सारे सेक्शन नंबर्स चेंज हो गए हैं, चैप्टर नंबर में बदलाव है, बहुत सारी चीजें जो अलग जगह सेक्शन नंबर में लिखी होती थी वो टेबल्स के अंदर इनकॉर्पोरेट की गई है. सो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ अस जो भी इनकम टैक्स की फील्ड से बिलोंग करते हैं कि इस नए लॉ को बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली और थरली हम लोग पढ़ें, इन नए सीरीज ऑफ सेक्शंस के ऊपर अपनी ग्रिप लेके आए और जो नया लॉ प्रपोज है वो उसको एग्जिस्टिंग लॉ के साथ कंपेयर करके एक एनालिसिस तो डिराइव करें कि नए लॉ के अंदर लैंग्वेज के अंदर क्या बदलाव है, क्या बदलाव नहीं है, कौन से ऐसे लिटिगेटिव इश्यूज पुराने लॉ के अंदर डेवलप होते थे लैंग्वेज से जो शायद नए लॉ की लैंग्वेज से एलिमिनेट हो जाए. In this context, I would like to share a publication which I've come across. That publication is by Taxman and Taxman Publishers ने नए इनकम टैक्स लॉ के ऊपर अपना एक मटेरियल निकाला है which is इनकम टैक्स बिल 2025. ये जो बुक है इसका लिंक आपके पास डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है एंड दिस बुक इज अवेलेबल इन हार्ड कॉपी एज वेल एज ई बुक. मैं आपको इसके ई बुक का मेरे पास एक्सेस है, मैं वहां से आपको कुछ एक चीजें आपको दिखाता हूं जहां से आपको आइडिया लगेगा हाउ दिस बुक कैन हेल्प यू इन अपडेशन ऑफ योर नॉलेज इन सो फार एज द इनकम टैक्स लॉ इज कंसर्न. तो यहाँ पे ये जो बुक है इसमें पूरा नया इनकम टैक्स का लॉ हमारे पास अवेलेबल है और इसके स्टार्टिंग के अंदर मेजर हाईलाइट्स है कि नए इनकम टैक्स लॉ में पुराने इनकम टैक्स लॉ के मुकाबले क्या क्या चीजें प्रपोज्ड है, चेंजेस है लैंग्वेज वाइज या कहीं पे कुछ नया कंटेंट एडेड है या कुछ एग्जिस्टिंग चीजें हटाई गई है. जैसे वो प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर की जगह यहाँ पे टर्मिनोलॉजी टैक्स ईयर चलने वाली है तो वो सारी चीजें सेक्शन बाय सेक्शन आपको यहाँ पे लिखी हुई मिलेगी.
मुझे इस बुक के अंदर सबसे बढ़िया कंटेंट जो लगा वो है इसके टेबल्स, जहां पे दे हैव मेड अ कंपैरिजन इन सेक्शन नंबर्स ऑफ द ओल्ड लॉ एंड द न्यू लॉ. See, as an income tax expert, I always believe in having good grasp over the section number so that I can talk and I can interpret things accordingly and I can convey the same meaning to others as well. तो जो सेक्शन नंबर्स एक पर्टिकुलर टॉपिक के पुराने लॉ में हुआ करते थे, वही सेक्शन नंबर क्या नए लॉ में है या उसमें नए हैं, या एक पर्टिकुलर सीरीज ऑफ सेक्शंस, जैसे मानो हम कहते हैं हाउस प्रॉपर्टी का लॉ सेक्शन 22 टू 27 है, तो नए लॉ में हाउस प्रॉपर्टी का लॉ कौन से सेक्शन नंबर में रहेगा, वो सब आपको यहां से पता चलता रहेगा. मैं रेफरेंस के लिए आपसे बात करता हूं. लेट मी जस्ट टेक एग्जांपल ऑफ कैपिटल गेन. तो कैपिटल गेन जो होता है जी, हमारे एग्जिस्टिंग लॉ में सेक्शन 45 से स्टार्ट होता है. तो जो मेरा सेक्शन 45 एग्जिस्टिंग लॉ का है, उसी से मिलता जुलता मेरा नया लॉ का सेक्शन रहेगा 67. ऐसे ही मेरे पास अगर ट्रांजैक्शन नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर का सेक्शन 47 है, तो नए लॉ में रहेगा 70. ये कंपैरेटिव टेबल्स के थ्रू जो नए सेक्शन नंबर्स की मैपिंग है वो और बेटर तरीके से आपको क्लियर होगी. और साथ के साथ जब इस बुक में दिए गए नए इनकम टैक्स लॉ को भी आप आगे पढ़ेंगे, तो उसकी लैंग्वेज से आपको ये भी समझ आएगा कि एग्जिस्टिंग इनकम टैक्स का जो लॉ है वो और नए इनकम टैक्स के लॉ में लैंग्वेज वाइज क्या डिफरेंसेस है, क्या डिफरेंसेस नहीं है. आप भी एक बार इस बुक को गो थ्रू कीजिएगा. जो भी आपका ओपिनियन यू कैन लेट मी नो अबाउट इट. फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही. मैं आपसे मिलता रहूंगा आगे के वीडियोस में, नई नई अपडेट्स आपके लिए लेते आता रहूंगा. टिल देन, बाय बाय, टेक केयर.